हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, अगले 5 साल में होने वाला है 1.2 लाख करोड़ का धमाकेदार कैपेक्स। अब सुन के आप कहेंगे किसी सेक्टर की बात कर रहे हैं क्या? मैं कहूंगा नहीं, एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतना बड़ा कैपेक्स करेगी। तो सोचिए कितना धमाका है। तो कौन सी कंपनी है, कमेंट में बता दीजिएगा। और वहीं पर जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, तो कल से निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस शुरू कर दी थी। तो पहले हम उस शेयर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ साथ सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस और साथ में दो सेक्टर जिसमें गिरावट आई है और एक सेक्टर में तो जबरदस्त गिरावट आई है। तो पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। तो कल ही चार्ट में हमने आप लोगों को सिखाया था कि डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है, इनसाइड बार की कैंडल बनी है। जब तक अब इस मोमेंट से बाहर नहीं आता है या ये जो सपोर्ट लेवल है 24,520-30 के करीब का, तब तक बीच की कहानी नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाओगे तो बड़ी ही नाइंसाफी हुई थी रिटेल भाइयों के साथ, जहां पे क्विकली तेजी हुई 15 मिनट में, क्विकली भयंकर मंदी हुई 15 मिनट में और वापस से तेजी हुई। यानी जो रिटेल भाई हैं, कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, उनको लूटा गया। वहां पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हुई जिसमें बिग प्लेयर ने रिटेल को काट डाला। अब सवाल यह है कि इस लॉस का जिम्मेदार कौन है। और जहां पे यह कहा जा रहा है कि वीकली एक्सपायरी बंद करके ऐसा नुकसान रिटेल भाइयों का रोका जा रहा है, तो भैया प्रूफ आपके सामने, ये सब रुका नहीं है, ना रुकने वाला है। तो बैक टू टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप पाओगे कि मार्केट क्या हो चुका है, साइडवेज, जो मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी मूवमेंट आई तो सडन मार्केट कंफ्यूज हो गया और हमेशा ऐसा होता है। तो स्टिल कहानी सेम है कि आज भी मार्केट उसी साइडवेज जोन में खड़ा है जहां पर कोई भी डायरेक्शन की कहानी नहीं है। तो हमारे लिए डायरेक्शन की कल की कहानी जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ यही, जो इसका 24,520-530 का सपोर्ट लेवल है, फिलहाल वही बनेगा। उसके अलावा निफ्टी में फिलहाल कोई कहानी नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट हुआ था, बैंक निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल बनी थी। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी लोगों का पैसा खट खट लूटा गया और डूबा है। उसी तरीके से उसमें कंप्लीट साइडवेज की मूवमेंट है जो आपके सामने आपको दिख रही है। ये जो साइडवेज की मूवमेंट है, तो ऐसी मूवमेंट में जो को नहीं पता होता है या इंडिकेटर जो होते हैं क्विक क्विक बाई सेल सिग्नल देते हैं, बट वो लोगों का लॉस करा देते हैं। बट यहां पर अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो तो प्राइस एक्शन साफ कह रहा है कि भैया अभी हम साइडवेज हैं और ऊपर से ये जो इनसाइड बार जो बन रही है ना, वो एक कैंडल के अंदर दूसरी और दूसरी के अंदर तीसरी बन रही है। तो ये एक बॉक्स फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश में है। तो जस्ट अगर रियल बात करें तो रियल के आधार पे हम बात करेंगे तो जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 52,600 का है और जो रेसिस्टेंस लेवल है 54,500 के करीब का है। वहां पर ये जरूर है कि आप इस कैंडल का हाई जो 53,900 है वो टूटना इंपॉर्टेंट आता है। तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी में मार्केट यहीं पर खड़ा है। और इसी प्राइस एक्शन को जब आप सीखते हो ना, तो इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाते हो, स्टॉक सेलेक्ट आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। और वहीं पर 10 तारीख से शुरू हो रही है हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, जहाँ पे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब कुछ सिखाएंगे, बीटीएसटी एसटीबीटी प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई। तो जो स्मार्ट प्लेयर हैं, जो आपका स्मार्ट मनी है, पैसा लूट के लेके जाता है, उससे कैसे बच सकते हो, जो कि आपने चार्ट पे देखा, वो सब सिखाएंगे हैंड होल्डिंग के साथ, रिवीजन के साथ। एक ग्रुप बनेगा, वहां पे आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी जिससे आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल खुद से कर सकते हो, नुकसान बंद होगा, प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ोगे सीखते हुए। तो कॉल कीजिए 9708094321 पे। मजे की बात क्या है, क्लास लाइव भी होती है और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिवीजन भी मिलेगा और स्क्रीनर मिलेगा, जिससे बच्चों की तरह दिन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो आप रहोगे दूसरों से आगे और पैसा कमाओगे, तो एक कदम नौकरी से आजादी की तरफ। तो कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। फिर हमने डिस्कस किया था फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी में भी यहां से ब्रेकआउट हुआ था और ये ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी की तरह ही ऊपर का सेम टॉप लगकर इनसाइड बार बन रहा है। वहां ऊपर का ये रेसिस्टेंस लेवल है। सेम कहानी यहां पर भी 15 मिनट में लूटे जाने की हुई थी, उसको भी मैं दिखा देता हूं। सेम कहानी यहां पर। तो चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिन निफ्टी हो, सबकी कहानी यही है कि सपोर्ट लेवल के पास या तो आए या इधर से ब्रेकआउट दे, बीच में उसको जो डांस करना है करता रहे, फर्क नहीं पड़ता है। और आपको भी इंडिकेटर को देखकर बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी उंगली टूटेगी, जो कि आपने देखा।
अब हम बात करते हैं आज जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है, उसमें 2.25% के पास गिरा है निफ्टी एफएमसीजी का। और निफ्टी एफएमसीजी यानी एफएमसीजी की कंपनी में गिरावट, वहाँ पर रीज़न एक मेजर आया गोदरेज कंज्यूमर के क्वार्टरली अपडेट का। कंपनी ने बोला भैया प्रदर्शन जो है हमारे रिजल्ट का आगे भी खराब रहेगा। अब कंपनी खुद से ये कहे कि हम आगे भी खराब करेंगे, तो ये तो बड़ी टेंशन की बात हो जाती है, यानी एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल का रास्ता है। और फिर दूसरी तरफ एफएमसीजी की और कंपनी में भी गिरावट हुई और इसीलिए एफएमसीजी इंडेक्स गिर गया और सभी सेक्टर के इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन किया आज, जो आप देख पा रहे हो। यहाँ पर अगर आप एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखो तो बाकी सेक्टर में रिकवरी हुई, बट ये सेक्टर अभी तक गिरा हुआ है। कंपनी कहती है कि भैया इकोनॉमी में स्थिति कमजोर दिख रही है, मतलब वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही है, इकोनॉमी तक की बात कर रही है। पिछले कुछ महीनों में डिमांड बहुत कमजोर रहा है, जिसका असर एफएमसीजी पर दिखा है और ये निगेटिव ट्रेंड जो दिख रहा है आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि आगे डिमांड में स्लो डाउन रह सकता है। तो जब इतनी बड़ी बात होगी तो सारे एफएमसीजी पटके जाएंगे ना, तो वही पटके जा रहे हैं। अगर आप शहरी इलाकों में आ जाओ तो कंजप्शन में कमी है, इकोनॉमी ग्रोथ घट रही है, इनकम लोगों की घट रही है ना, मानते हो कि नहीं? इनकम घट रही है कि बढ़ रही है? कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। तो वही रीज़न है कि वो यहाँ पर पड़ा है। बट एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ अभी दिखाऊंगा तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें गिरावट क्यों हुई है। वहीं पर आज ऑटो वाले में भी गिरावट हुई है, जहां पर टाटा मोटर, हुंडई मोटर जैसे शेयर गिरावट में रहे। रीजन क्या है? रीजन है नवंबर महीने के बिक्री के आंकड़े आए, जिसमें पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल के बिक्री में एनुअल बेसिस पर गिरावट देखी गई। अब एनुअल बेसिस पर गिरावट देखी जाएगी तो अगेन निगेटिव सेंटिमेंट्स लेगा, और वही निगेटिव सेंटिमेंट्स यहां पर दिखाए, क्योंकि मार्केट न्यूज बेस्ड चलता है। और वहां पर यह गिरावट कौन से डेटा से आई? तो एफएडीए की सेल रिपोर्ट के बाद आई, जहां पर उन्होंने कहा कि पैसेंजर कार के रजिस्ट्रेशन में एनुअल बेसिस पर 13.7% की गिरावट देखने को मिली। तो 13.7% तो कहीं से होता नहीं, कम है। कमर्शियल व्हीकल में बात करें तो 6.1% गिरा है। तो भैया ये तो बड़ी ही टेंशन की बात होगी। तो ड्यू टू दैट रीजन आप क्या देखें कि अगर ऑटो इंडेक्स भी देखो तो गिरा हुआ है, और इधर से देखा तो एफएमसीजी भी गिरा। तो कौन ज्यादा गिरा वो तो आप समझ गए, बट यहाँ पर सीखने की बात क्या है वो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपका मन अब ये करेगा सर बेच दें क्या, या ये कर दें वो कर दें। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अब जैसे आईटी इंडेक्स अगर देखा जाए तो मार्केट गिरा, ये भी गिरा और फिर कवर किया, हाई लगा रहा है बराबर। लेकिन उससे पहले एक जमाना था जब कोई आईटी इंडेक्स में मोहब्बत करने को रेडी नहीं था, और आईटी इंडेक्स के जब इस जुलाई के डेटा पे जाओगे तो क्या पाओगे कि इस समय आईटी इंडेक्स के बारे में भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे थे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। सेम कहानी अभी क्या चल रही है आपकी? आपकी ऑटो की चल रही है और एफएमसीजी की चल रही है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि दोस्त ये जो गिरावट बनेगी और जो बन रही है वहां पर वो आपके लिए एक मौका लाएगी। तो ऐसी गिरावट में आपको जो शेयर पसंद होते हैं उनको वैल्यूएशन पे नजर डालिए, क्या वो अंडर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, इस पे नजर डालिए। क्योंकि ऐसी गिरावट में जो अच्छे क्वालिटी शेयर होते हैं जब वो अंडर वैल्यू मिलते हैं तो आने वाले 5 साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आप बस ये सोच लो कि चाहे ऑटो हो चाहे एफएमसीजी हो, ये दोनों ऐसी चीज है कि क्या लगातार ही इसमें गिरावट रहेगी? इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली? तो आंसर है बिग नो। तो यानी हर समय एक साइकिल आता है, कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर चलता है। तो ये जो सेक्टर ऊपर नीचे चलता है ना, उसी में इसी को कहा जाता है सेक्टर रोटेशन। जैसे एक समय चला रेलवे, चला डिफेंस, चला, बराबर है ना? तो सेम वैसे ही तो एक वक्त वापस आएगा, तो वो वक्त वापस आएगा, वहां पे हमें वैसे शेयर पे नजर रखना है, ना कि पैनिक क्रिएट करना है। तो कैसा लगा ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेक्टर को एनालिसिस करना, कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। और इस निफ्टी बैंक निफ्टी में और मैं क्या ऐड कर सकता हूं वो भी कमेंट में बताइए। तो ये जो कंपनी है ना कहीं अपने बिजनेस सेगमेंट को चेंज कर रही है, तभी इतना बड़ा कैपेक्स कर रही है। लेकिन मजे की चीज पता क्या है, ये ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट बना रही थी, लॉस भी नहीं था, फिर ऐसा क्यों कर रही है? तो ये जो कंपनी है ना पावर सेक्टर में डील करती है, जो पूरा गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट है। कंपनी पावर सेक्टर में डील करती है जो पूरा गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट है, जहां पे जो प्राइस सरकार सेट करती है उस पे कंपनी को अपना पावर
डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है और इस वजह से क्या हो रहा है, इस कंपनी का प्रॉफिट ओवरऑल कम हो रहा था और इस वजह से कंपनी नए सेगमेंट को ढूंढने में लगी थी और एक्सपेरिमेंट कर रही थी और फाइनली जवाब निकल के आता है, पता है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। तो पहले तो इसमें काम शुरू किया, उसके बाद अब इसको और एक्सपेंड करने का प्लान है। तो लास्ट 6 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपेयर में आपको खुद एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन और बिग आई ओपनर देखने को मिलेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं फंडामेंटल एनालिसिस में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो वो आपको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं। जैसे कि आपको पता ही है कि जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ आपने कमेंट में लिख ही दिया होगा, ये थर्मल एंड हाइड्रो जनरेशन, कोल शिपिंग में, रिन्यूएबल में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में और एलिमिनेशन अदर में काम करती है। तो यहाँ पे H1 फाइनेंशियल ईयर 2024, H1 फाइनेंशियल ईयर 2025 का ऑब्जर्वेशन है, जहाँ पे आप पाओगे कि इनका इब्टा और रिपोर्टेड पेट दोनों में आप देखोगे कि रिन्यूएबल से उछाल है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से उछाल है, ठीक है। और जो इनका पहले मेन काम था थर्मल हाइड्रो जनरेशन, वो कहीं ना कहीं घट रहा है, यानी ओवरऑल इनका जो फोकस है वो इस तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और इस तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ से बहुत सिंपल भाषा में ये समझ में आया कि पहले कंपनी जो कोर बिजनेस पे फोकस थी, ठीक है, वो नंबर खुद बता रहा है कि अब कोर बिजनेस यानी मेन बिजनेस उससे हटकर कहीं और शिफ्ट कर रही है। तो पहले कोर था यही थर्मल हाइड्रो कोल शिपिंग वाला, करेक्ट, अब वहां से शिफ्ट कर रही है। तो अब इतना बड़ा कैपेक्स कंपनी कहां लगाएगी ये समझना जरूरी है, तभी आप ग्रोथ को समझ पाओगे। डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। सेबी कहती है सीख कर ट्रेड करें, तो आपको सिखाएंगे भी, अगर आप डीमेट ओपन करेंगे तो कुछ वीडियो मिलेगी और वो है आपके सामने। यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल ईयर 2025 से 30 तक की कहानी है, इसमें जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा, कैपेक्स होगा, जो कंपनी के ग्रोथ में लगेगा, उसमें 60% पैसा देसी भाषा में रिन्यूएबल में लगेगा। साफ सुथरी बात। दूसरा, अगर आपने गौर किया हो तो जैसा कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जंप आया है, तो इनका फोकस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी मेन कंपोनेंट इधर पकड़ते हुए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा जा रहा है। तो यानी आपने ये अच्छे से देख लिया कि ये दोनों जो सेगमेंट का ग्रोथ है और वही ग्रोथ में आगे पैसा लग रहा है। वहीं पर अगर आप ट्रेडिशनल जनरेशन में आ जाओ तो सिर्फ 3% की कहानी है और वो आपको ऑलरेडी दिख रहा है। तो ओवरऑल फ्यूचर के हिसाब से फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए और किस साल कितना पैसा लगेगा उसका भी बाइफर्केशन का डेटा मैंने यहाँ पर लगाया है, जहाँ पर किस तरीके से कहाँ पर कब कितना पैसा जा रहा है। तो एक लाइक तो बनता है इतने अच्छे डेटा के लिए। अब सवाल ये आ सकता है कि सर सिर्फ रिन्यूएबल ही क्यों, बाकी कोई और सेगमेंट कंपनी क्यों नहीं चूज की? उसका जवाब है सरकार का कम रेगुलेशन और दूसरा रिन्यूएबल सेक्टर का ग्रोथ और साथ में रिन्यूएबल को सरकार का सपोर्ट। बाय कैपेसिटी सेक्टर में बात करें तो अगले 5 साल में 15% के CAGR से ग्रो करने वाला है। अब ये वो सरकारी डेटा है। ये जो है ना पूरा ओवरव्यू और रिन्यूएबल के बारे में कि कैसे साफ साफ जो ये सेक्टर है अप ट्रेंड में रहने वाला है। और चूंकि अभी ये सरकार के द्वारा उतना रेगुलेटेड नहीं है, तो इस कंपनी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए इतना बड़ा कैपेक्स कर रही है। जहां पे अगर आप देखो तो 500 गीगावाट बाय 2030 है, जहां पे अगर अक्टूबर 2024 का देखें तो 203 गीगावाट हो चुका है और उसमें सोलर, बायोमास, हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो है। तो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे जाएंगे और किस तरीके से रिन्यूएबल आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो सिर्फ रिन्यूएबल की कहानी। तो यानी सरकार के द्वारा उतना रूल रेगुलेशन भी नहीं, सरकार चाहती है ये आगे बढ़े और वहीं पर देखते हुए कंपनी का प्रॉस्पेक्ट, और तभी इतना पैसा जो पूरे सेक्टर में लगता है ये कंपनी अकेले लगा रही है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना जरूरी है, कंपनी का फ्यूचर गाइडलाइन। इसको आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है और आपको वो 2 दिन के अंदर खर्च करने हैं और आपने कोई प्लान नहीं बनाया है कहाँ और कैसे खर्च करें। तो ये पहला सिनारियो हो गया। अब दूसरा ये है कि आपके पास पूरा प्लान है कि 1000 रुपये आप कब और कहाँ खर्च करेंगे, कैसे करेंगे। तो बेटर कौन सा है? सेकंड वाला है ना। ठीक वैसे ही इस कंपनी के साथ है कि कंपनी ने अगले कुछ सालों को पूरा वेल प्लान्ड वे में रेवेन्यू, कैपेसिटी एक्सपेंशन, हर चीज़ का एग्जीक्यूशन प्लान बनाया है कि हम कहाँ कैसे जाएंगे। यहाँ पे देखिए 33 गीगावाट क्लीन ग्रीन एनर्जी इंक्लूडिंग 23 ऑपरेशनल। तो 23 गीगावाट ऑपरेशनल है, 33 तक जाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया है, अंडर कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या गोल है, कहाँ तक जाना है, और प्लस अगेन क्लीन ग्रीन एनर्जी का सिंपल
तो हम टाटा पावर की बात कर रहे हैं। टाटा पावर किस तरीके से अपने प्लान पर काम कर रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी जाकर या मोबाइल ऐप से कोर्स को डाउनलोड कर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि जब फंडामेंटल सीखते हैं ना, तो क्या क्या की पॉइंट ज़रूरी होते हैं, जिससे कि जो शेयर गिरता है तो आप लोग डर जाते हैं, वो डर ख़त्म होता है। मैं चार्ट पे भी आऊँगा, बट आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। वहाँ पे देखो सोलर रूफटॉप का किस तरीके से 36% के CAGR का ग्रोथ है, जहाँ पर किस तरीके से कंपनी ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट लेकर चल रही है। वहाँ पर ओवरऑल रेवेन्यू के ग्रोथ पे अगर आप आते हैं तो आप ये 2024 में खड़े हैं, ये 2030 कंपनी कैसे ग्रोथ समझती है, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे इब्टा हो, चाहे पेट हो, और हर जगह 1.5x से लेकर 2.5x तक के ग्रोथ की कहानी है। और बहुत स्पष्ट पिक्चर, तो ये मेरा पिक्चर नहीं, कंपनी का पिक्चर है। तो यानी आपने क्या देखा कि कंपनी के पास एक पूरा विजन है कि कैसे आने वाले सालों में रिन्यूएबल पर फोकस करना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे पेट को देखा तो क्या देखा, रिन्यूएबल केवल 21% कंट्रीब्यूट करता है और अगले 5 साल में कहाँ हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो कहानी है जहाँ पर लग रहा है कि कंपनी अपने फ्यूचर के लिए काम कर रही है। और इस तरीके से लाइव डेटा के साथ हम सिखाने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप किसी कंपनी को देखो, जैसे अब देखो एक कंपनी है मिष्ठान फूड्स, लोअर सर्किट लग रहा है सेबी के कारण। अब क्या सेबी के कारण या कंपनी ने गलत किया? कंपनी ने गलत किया, बहुत अच्छी एनालिसिस सिखाई, लेकिन अब इसमें कुछ कमेंट में जाओगे तो लोग कहेंगे सर हमें बताया नहीं पहले। तो अरे भैया, किसी के घर आके थोड़ी बता सकते हैं, पुरानी वीडियो देखो, आपको प्रूफ मिलेगा कि कैसे पहले भी हमने इसके बारे में बताया। लोग कहते थे सर स्पेशल, हम तो कहते भैया इन्वेस्ट करने लायक ही शेयर नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि आज टाटा पावर भी बनाया तो मैंने ये नहीं कहा कि आप इन्वेस्ट करो, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपको सिखाता हूँ। क्योंकि जब आप सीख के समझ के ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो आपको डर नहीं लगता, आपको समझ होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। लेकिन जब किसी के टिप्पों के पीछे जाके करते हो तो आप फंसते हो, जैसे लोग यहाँ पे फंस रहे हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये टाटा पावर का प्लान है। और वहीं पर आप अब एक चीज़ गौर करो, इसके चार्ट पे पिछले पुराना क्या है, कंप्लीट साइडवेज फंसा हुआ। ये वीकली चार्ट है, कंप्लीट साइडवेज। अब अगेन सोचो कि कोई नया बंदा है जो मार्केट में 3 महीने 6 महीने में आया है, तो क्या देखेगा, अरे शेयर फंस गया, खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दिस इज द थिंग जहां हम सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं और विजन के बारे में प्लान करते हैं। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइए। और आप लोगों की डिमांड पर निफ्टी बैंक निफ्टी शुरू कर दी, अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा।